आज के मुख्य समाचार। रेल साहित्य यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल। शिमला में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। एवरेस्ट को फतेह करेगी सिरमौर की बेटी। लड़की के साथ शिमला में मारपीट का मामला। हिमाचल में समर टूरिस्ट सीजन का आगाज। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। आग की भेंट चढ़ा 2 मंजिला मकान। दृष्टिहीन संघ का प्रदर्शन तेज। अब समाचार विस्तार से। शिमला में हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच द्वारा आयोजित बाबा बलकु समृद्धि कालका शिमला रेल साहित्य यात्रा एवं संवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल मुख्य अतिथि के रूप में उनके द्वारा शिरकत की गई। यह कार्यक्रम शिमला रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य कालका शिमला रेल मार्ग की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करना है। डॉक्टर धनीराम शांडिल की उपस्थिति से इस आयोजन को नई ऊर्जा मिली। कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न हस्तियों ने भी भाग लिया। न केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम होगा, बल्कि स्थानीय विरासत और रेल यात्रा की ऐतिहासिक भूमिका को भी उजागर करने का एक प्रयास है। मुंबई से आए हैं, हम 4 लोग मुंबई से आए हैं। डॉक्टर भूपनाथ पांडे और प्रमोद यादव और अर्जुन धरसर। तो हम लोग बाबा बलकू जैसे व्यक्तित्व के स्मृति में जो ये यात्रा हो रही है, ये एक नया अनुभव है। और ट्रेन में बैठ करके गोष्ठियाँ करना और बातचीत करना, ये भी एक नया अनुभव हम लोग के लिए। टाउन में तो कई बार आए हैं, लेकिन इस तरह की ट्रेन में बैठ के गोष्ठी करना ये पहला अनुभव। तो साहित्य बहुत रोमांचक और बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है। यात्राएं वैसे एक दूसरे से मिलने, नए व्यक्तियों से मिलने, उनसे बातचीत करने का जो अनुभव है, उसके अलावा ये सांस्कृतिक यात्रा है। और चूँकि मैंने बताया कि ट्रेन में इस तरह की यात्रा ये एक दुर्लभ अनुभव है, तो इस लिहाज से ये अलग है कुछ। मौजूद है डॉक्टर बैरिया सहयोगी स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर यूनिवर्सिटी और इनके पास जितने भी अपने नाम लिए मैं सबको आदत से एडजस्ट करता हूँ। तो आपकी हो जाएगी। बहुत ही स्नेह से मैं सब लोगों को यहाँ पे आने पर स्वागत भी करता हूँ। तो इस देवभूमि में आप आते रहे इसी तरह से। ये प्रयास बहुत ही सुंदर प्रयास है। सेकेंड टाइम और वेरी गुड एफर्ट, क्योंकि जो इस फोकस है इस साहित्य मंच का और जो सब कुछ मैं देखता हूँ, पर्यावरण जो शब्द आता है, ये आज का एक मूल मंत्र होना चाहिए, अभियान के रूप में बोले। मैं सोचता हूँ बहुत पहले जो मैं पार्लियामेंट में था, वो आए थे और उन्होंने एड्रेस में बात कही थी कि भारत में अगर जब भी बच्ची प्रस्थान करे अपने घर को, तो आप उन्हें देते हो एल्बोस, और उन्होंने कहा था जब आप उनको भेज देते हो तो जिस प्रकार से स्टेशन सामने मुझे छोटा सा बंगला भी, उन्होंने कहा हर प्रकार के फूल, थोड़े पौधे, बोनसाई उन्हें दहेज के रूप में दीजिए ताकि ये धरती बचे। तो भी बड़े भारी एनवायरमेंट सारा वर्ल्ड उन्होंने बड़ी फास्ट मूवी आपने देखा और कहा था कि हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो बड़ी तेजी से घट रहे हैं। वो चिंता का विषय है, क्योंकि जब पानी ही नहीं होगा, नदियाँ नहीं होंगी, तो जो सारा पर्यावरण, सारा वातावरण है, छिन्न भिन्न होने का खतरा है। और मैं समझता हूँ आज आपने जो ये पीड़ा उठाया है भरतपुर बाबा के रूप में, देवभूमि सबसे दिव्य शक्तियाँ आती हैं। आज भी
अगर हमने अनुभव करें आज भी वो दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं। बल्कि बाबा के बारे में जैसे हम छोटे छोटे थे, क्योंकि शायद मजदूर थे, हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर की जो सड़क बनी उस पर उन्होंने मजदूरी की और एक मजदूर के नाते ही वो अपना जीवन यापन करते थे। तो जब ये 1903 से पहले आपका शिमला रेल मार्ग बनना आरम्भ हुआ, मेरी एक बड़ा भारी अपने में काम था। सिर्फ 103 सोने और पता नहीं 800 का बल कितने तो छोटे छोटे पुल, बड़े पुल और न जाने कितनी चीजें जो हमने 2008 में खुद भी देखी। हम लोग रोज इस चीज को स्टडी करते थे। राजा का पार्लियामेंट के मतलब हमारी ये रेलवे कंपटीशन जीते कि बड़ी बड़ी रेलवे लाइन इसके सामने आई मामले में और हमारी शिमला जो काल रेलवे लाइन प्रथम आई, यूनेस्को ने इसको ये आशीर्वाद दिया। और मैं समझता हूँ नॉट जस्ट फॉर बस और इतने लोगों का इसमें वैज्ञानिक आप करते हैं कि ब्रिटिश इंजीनियर पढ़ो उन्होंने अपनी प्राण की आहुति दे दी। और तब ये जब उनको जैसे इन्होंने वापस पूरी ज़्यादा विस्तृत जानकारी दी, पूरी जो उनके हाथ में लक्ष्य उसको कहते थे, तो उनको दिव्य शक्ति थी। बड़े बड़े बाल उनके होने दादा जैसे सुनाते रहते एंड वो अपने उनको थी ये दिव्य शक्ति। कौन सी अलाइनमेंट से हम शिमला तक रेल निकालते थे। ब्रिटिश इंजीनियर दे फाउंड इट डिफिकल्ट। उस वक्त वो सामने वही बड़ी ऐतिहासिक जगह है और उसका भी और बहुत सी जहाँ जहाँ से अलाइनमेंट होनी चाहिए उनके निर्माण में संतू बाबा की बहुत बड़ी मैं समझता हूँ भूमिका है और बड़ा योगदान। बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रोग्राम, क्योंकि हम गुजरात से अधिवेशन से वापस आ रहे हैं, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और प्रोग्राम काफ़ी लंबित हो गए। मैंने सोचा था कि इस वर्ष में, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये इलाका था जहाँ जहाँ जिस गाँव से संबंधित है और जो जैसे हरनोट साहब ने कहा कि 6वीं जो जनरेशन है उसके लोगों को सम्मानित करेंगे। आई विश आई कुड कम विद यू, बट कल क्या बोलते हैं उसको ये फसलों की आई बैसाखी, पंजाब का क्षेत्र होता जानते, तो यहाँ पे 2 या 3 फंक्शन करके स्लेटेड है। नहीं तो मैं स्वयं आता आपके साथ और गाँव चलता और मैं सब ठीक ठाक रहा तो अपने साथ के साथ चले भगवान। हिमाचल प्रदेश में एक हैरान कर देने वाला मामला इन दिनों संज्ञान में आया है। आनी कस्बे में एक लड़की के कमरे में घुसकर एक युवक ने उससे मारपीट की है। लड़की ने जब शोरूम में साथ काम करने वाले युवक को बुलाया तो आरोपी ने उसकी भी लाठी से खूब पिटाई कर डाली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वह कंपनी के शोरूम में बतौर मैनेजर कार्यरत है। वह एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। 2024 में दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। बीते कल वह अपने किराए के कमरे में सो रही थी तो उस लड़के ने दरवाजा खटकाया। जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो वह गाली गलौज करने लगा और साथ ही जाली और शीशा तोड़कर कमरे में आ गया। उसके पश्चात व्यक्ति के द्वारा लड़की के साथ जबरदस्ती मारपीट भी की गई। इसके बाद लड़की ने अपने पिता और शोरूम में साथ काम करने वाले युवक को बुलाया। युवक डर के मारे वहां से चला गया, लेकिन वह दोबारा 3 से 4 लोगों के साथ दोबारा कमरे में आया। उन युवकों के द्वारा लड़की के साथ मारपीट की गई है। एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर शिमला स्थित संकट मोचन मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस दिन देश भर में भक्तगण श्रद्धा और उल्लास के साथ इस जन्मोत्सव को मनाते हैं। संकट मोचन मंदिर में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना, हवन और भजन संध्या का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। लोगों ने बजरंग बली के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रबंधन की ओर से भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर के पुजारियों ने हनुमान जी की पूजा विधि विधान के साथ की और उनके जीवन से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों का वर्णन किया।
इस मौके पर शहर के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान के जयकारे लगाए। हनुमान जन्मोत्सव का यह पर्व न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह शक्ति, भक्ति और सेवा की भावना को भी प्रबल करता है। शिमला का संकट मोचन मंदिर हर वर्ष इस विशेष पर्व पर आस्था का केंद्र बन जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए भारत की एनसीसी की 25 सदस्यीय टीम 5 अप्रैल को नेपाल रवाना हो गई। इस दल में देश भर से चुने गए 10 एनसीसी कैडर्स में हिमाचल प्रदेश से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सिरमौर की कृतिका शर्मा शामिल है। कृतिका वर्तमान में पौंटा साहिब कॉलेज में एनसीसी कैडर के रूप में पढ़ाई कर रही है। एनसीसी एवरेस्ट अभियान में शामिल होने के लिए कड़े चयन चरणों जैसे कि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और शारीरिक परीक्षण को सफलतापूर्वक पार किया। उनके पिता भरत शर्मा ने बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि यह सिरमौर ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है। देश भर में करीब 17 लाख एनसीसी कैडर्स में से केवल 10 होनहार कैडर्स, 5 लड़के और 5 लड़कियों का चयन एवरेस्ट अभियान के लिए हुआ है। इस अभियान का नेतृत्व कर्नल अमित बिष्ट कर रही है। टीम में 19 पर्वतारोही और 6 स्पोर्ट्स मेंबर्स शामिल है। नेपाल रवाना होने से पहले टीम ने आईएएस अधिकारियों और रक्षा स्टाफ प्रमुख, सेना प्रमुख, भारत में नेपाल के राजदूत और एनसीसी के महानिदेशक से मुलाकात की। काठमांडू पहुंचने के बाद टीम 4 दिनों तक अनुकूलन के लिए वहां रुकी। इसके बाद वे लोककला तक विमान से गए और अब बेस कैंप की ओर ट्रैकिंग शुरू कर दी है। सभी सदस्य 3 जून को भारत लौटेंगे। कृतिका शर्मा की यह उपलब्धि न केवल युवाओं को प्रेरणा देगी बल्कि हिमाचल की बेटियों की ताकत और साहस का प्रतीक भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार शनिवार को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी बताई गई है। सोलन जिले में पिछले कई दिनों से गर्मी का एहसास लगातार जारी था। तापमान में लगातार वृद्धि और बारिश की कमी के कारण लोग परेशान दिखाई दे रहे थे। शुक्रवार देर रात से शुरू हुई बूंदाबांदी ने शनिवार सुबह तक रफ्तार पकड़ ली और दिन चढ़ने के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी सुबह से ही बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रही। मौसम विभाग ने शिमला व उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना भी बताई है। टूरिस्टों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि अप्रैल में बर्फबारी देखने का अवसर बहुत कम होता है और ऐसे में मौसम का यह बदला स्वरूप पर्यटकों को लुभा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने की अपील भी की है। विशेषकर लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू जैसे ऊंचाई वाले जिलों में बर्फबारी से सड़क मार्ग बाधित हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने इस बदले रुख ने लोगों को जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं कृषि और पर्यटन क्षेत्रों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत बनकर आया है। ठियोग उपमंडल के बराना पंचायत के शिकरी गांव में बीते कल
एक दर्दनाक अग्निकांड में 2 परिवारों की जीवन भर की कमाई चंद मिनटों में राख हो गई। हादसा गांव की लकड़ी के 2 मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है, जिससे आग भड़क उठी। स्थानीय लोगों के अनुसार जैसे ही आग की खबर फैली, आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बगीचे में प्रयोग की जाने वाली स्प्रे मशीनों से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन रसोई घर में रखे गैस सिलेंडर के फटने से आग और भी भयानक हो गई और पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस 2 मंजिला मकान में कुल 10 कमरे थे, जिसमें वसंत सिंह कंवर और उनके भाई रविंदर सिंह कंवर अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। हादसे में दोनों परिवारों की सारी संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। मकान के साथ साथ बागवानी से संबंधित मशीनें और पशुशाला भी इस आग की भेंट में चढ़ चुकी है। बसंत सिंह कंवर ने भारतीय सेना के पूर्व सैनिक है, जिन्होंने देश भर में सेवा देते हुए अपने घर के लिए विशेष चीजें जुटाई थी। यह सब कुछ इस हादसे में जलकर खत्म हो गया, जिसमें उनकी कई यादें भी राख हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन किया गया। हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने भी घटना स्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों को 50,000 रुपए की तत्काल सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया। खाची ने कहा कि यह मेरा गृह क्षेत्र है और मैं हर दुख सुख में अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। प्रशासन की ओर से पीड़ितों को हर मुमकिन सहायता दिलाई जा रही है। शिमला में सचिवालय के समीप कई दिनों से धरने पर बैठे दृष्टिहीन संघ के सदस्यों का सब्र अब टूटता नजर आ रहा है। सरकार की अनदेखी से नाराज संघ ने अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को चेतावनी दी है। दृष्टिहीन संघ का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। संघ के सदस्यों ने स्पष्ट किया है कि अगर जल्द उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो वे आंदोलन को और उग्र रूप देंगे। जैसे कि देखो जी, हमें 540 दिन धरना स्थल पे हो चुके हैं और कंटिन्यू हमें हर हुआ दिन इस खुले आसमान के नीचे हो रहा है। सरकार को तो फर्क जी उसी टाइम पड़ता है जब हम चक्का जाम इत्यादि करते हैं कि पब्लिक परेशान होती है इत्यादि। बाकी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम खुले आसमान के नीचे हैं, हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, भीग रहे हैं बारिश में, हमारे कपड़े के लिए हो रहे हैं। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि सरकार अपने लिए तो रातों रात बड़े बड़े कानून पैदा कर रही है। कभी अपनी पेंशन बढ़ा लेती है, कभी अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, कभी 70-70 लाख की गाड़ियों में हमारे सामने से गुजरते हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए वो हमारे पास ब्रेक नहीं लगा पाते। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अच्छी तरह बता सकते कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा तो वो दे देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो हिमाचल प्रदेश के देवभूमि के हाल है वो हमसे बेहतर आज की दुनिया में कोई नहीं सोच सकता। क्योंकि हम कंटिन्यू सरकार के साथ 1.5 साल से कंटिन्यू सरकार का नाराबाजी करते हैं, चक्का जाम करते हैं, अपनी मांगों मनवाने के लिए मीटिंग करते हैं, लेकिन सुक्खू सरकार की सरकार जस का तस नहीं रहती है। जैसे पिछले ही कुछ दिनों में आदरणीय धनीराम शांडिल ने हमारे पास ग्राउंड जीरो में आए, उन्होंने हमारे फेवर में बात कही कि 30 अप्रैल तक आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगले दिन वो भी मुकर गए। कल परसों आपने उनका बयान सुना होगा कि दिव्यांगों के लिए हम 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में तो काम कर नहीं पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप ये टाइम कहाँ से लग रहा है? ये भी ढीलापन कहाँ से आ रहा है? सरकार की ओर से आ रहा है। हम चाहते हैं कि वो इस पीड़ा की, हमें इस तरह की पीड़ा ना दे। जैसा और जनता के लिए सेवा कर रहे हैं वैसे ही सेवा हमारे लिए सॉरी, क्योंकि जो हम सरकार से मांग रहे हैं, हम कानून से बाहर कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम ओनली अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमने भी बाल बच्चे पालने हैं, भीख मांग के हम अपने परिवार को नहीं पाल सकते। हम मेहनत की रोटी अपने परिवार को भी खिलाना चाहते हैं, खुद भी खाना चाहते हैं। यही सरकार के लिए अच्छा होगा। फिर भी सरकार के क्यों इतना घृणा हमसे करती है? शायद तभी सरकार हमें हमारे अधिकार नहीं दे रही है। उम्मीद करूँगा आने वाले समय में सरकार हमारे बारे में सोचेगी। 15 से 20 दिनों में हमारे लिए कोई न कोई बैकलॉग का भर्ती का मेले का योजना करेगी। अगर नहीं करेगी तो हम फिर
इससे उग्र आंदोलन करेंगे। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इत्यादि में सरकार को मीडिया के माध्यम से चुनौती देता हूं कि 21 तारीख का जो आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा, वो इतिहास का सबसे बड़ा दिव्यांगों का आंदोलन भी होगा, चक्का जाम भी होगा। अगर हमारी उसमें एक आधे की जान भी चली जाती है, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। इसीलिए 21 तारीख को सरकार अपने आप को तैयार रखे। हमने आंकड़े सारे सरकार के पास दिए हैं, उस आंकड़े पे सरकार बात करे, वो भी बंद कमरों में नहीं, सड़कों पे हमसे बात करे। प्रमोद सक्सेना जी, उनके साथ हमारी बात हुई थी और प्रमोद सक्सेना जी से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी बातों से ना मुकरे। उन्होंने कहा था कि आपका मुद्दा संवेदनशील है, इसको मैं कैबिनेट तक ले जाऊंगा और आप खुशी खुशी अपने घर जा सकते हैं, यही उम्मीद हम करते हैं। नहीं तो 21 तारीख का जो आंदोलन होगा, आने वाली 21 तारीख का, वो सबसे बड़ा दिव्यांगों का आंदोलन होगा। और दृष्टिहीनों का आंदोलन तो होगा ही होगा, साथ में जो हैंडीकैप कैटेगरी है वो लोग भी 21 तारीख को इस सचिवालय का घेराव करने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से शुरू हो रहे समर टूरिस्ट सीजन को लेकर पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है। भीषण गर्मी से परेशान मैदानी इलाकों के लोग राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शिमला, मनाली, नारकंडा और धर्मशाला जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। पर्यटन कारोबारियों ने सीजन के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली है। होटल व्यवसायियों के अनुसार इस सप्ताह तक 60 से 70% तक होटल पहले ही बुक हो चुके हैं और अगले कुछ दिनों में यह आंकड़ा 90% तक पहुंच सकता है। इस बार समर सीजन में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान है, जिससे पर्यटन उद्योग को भारी मुनाफे की उम्मीद जताई गई है। नारकंडा और नॉर्थ पोर्टल जैसे इलाकों में अभी भी बर्फ की चादर मौजूद है, जो पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रही है। शिमला रेलवे स्टेशन पर भी पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। दिन भर से लोग ट्रेन के माध्यम से हिमाचल पहुंच रहे हैं और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले रही है। मई और जून के महीनों में पर्यटन स्थलों पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ रहने की संभावना जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग ने भीड़ को नियंत्रित करने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। साथ ही पर्यटकों से अपील की है कि वे स्वच्छता बनाए रखें और पर्यावरण का ध्यान रखें।